साथियों, जय ज्योति, जय भीम, जय शाहू, जय जिजाऊ। हड़बड़ी में लाइव आने की कुछ खास वजह है, इसलिए लाइव आ रही हूँ। असल में हिंदी बेल्ट के सभी लोगों को मेरी विनती रहेगी, जितने भी लोग देख रहे हो, जो भी हिंदी बेल्ट से जुड़े हुए हो, जितने भी लोग हमारे हैं जो कि उत्तर भारत से जुड़े हुए हैं, ऐसे सारे उत्तर भारत से, यूपी से, राजस्थान से, गुजरात से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मिजोरम से, मेघालय से, आंध्र से, कर्नाटक से, जितने भी अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं वो इस वीडियो को ज़रा शेयर करें। मैं यह सारी बातें इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूँ। हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तर भारत के सभी लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। उत्तर भारत में जितने भी हमारे यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान, असम, मेघालय से लेकर जितने 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 सेवन सिस्टर्स हो और हिंदी बेल्ट हो, उन सभी से जुड़ना चाहते हैं और जुड़कर कुछ बात बताना चाहते हैं। वो बात यह है कि कल रात जी न्यूज़ पर एक न्यूज़ चलाई गई जो खुद को पत्रकार बोलने वाले, लेकिन असल में जो बीजेपी के प्रवक्ता है, ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता सुधीर चौधरी ने एक न्यूज़ चलाई। इसमें सुधीर चौधरी का कुछ ऐसे कहना है कि पीड़िता के भाई के नाम से, हाथरस की पीड़िता के भाई के नाम से एक सिम कार्ड था, जिस सिम कार्ड से अभियुक्त संदीप ठाकुर के साथ बातचीत चल रही थी। यह बातचीत 19 अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 के बीच की बातचीत है। यह बातचीत तकरीबन 5 घंटे की बातचीत है। हम दर्शकों को यह जरा समझाने की कोशिश करें, 2-3 चीजें समझाने की कोशिश करें कि एकाध घटना जो इतनी सेंसिटिव है, जिस पर इतना ज्यादा बवाल है, उस घटना का अब तक अभियुक्त का बजाय अभियुक्त का सीडीआर निकालने के, पीड़िता से संबंधित सीडीआर निकालने की यह किसके दिमाग की उपज है? एक बात। सवाल क्रमांक 2 कि जो लोग बोल रहे हैं कि पीड़िता का अभियुक्त के साथ 5 घंटे का कॉल रिकॉर्ड हमारे पास है, सुधीर चौधरी या जी न्यूज़ को यह अधिकार किसने दिया कि इतने सेंसिटिव मैटर का वह सीडीआर निकाल सके? और अगर इतनी ही सीडीआर निकालने की उनकी बहुत ज्यादा चाहत थी, तो वह सीडीआर रिकॉर्ड, वह अभियुक्त का किसी और लोगों से क्या क्या बातचीत थी, उसका क्यों नहीं निकाल रहे हैं? सुधीर चौधरी ने और एक बात कही है और कहा है कि इस मामले में मजहबी दंगे फैलाने के लिए 100 करोड़ का फंडिंग इंटरनेशनल संगठनों से मिला हुआ है। वही सुधीर चौधरी को लेकर महाराष्ट्र के मराठी जी 24 तास ने आज एक न्यूज चलाई, जिस न्यूज में मराठी चैनल कहता है कि सुधीर चौधरी को हाफिज सईद ने जान से मारने की धमकी दी है। भाइयों, ये जरा समझ लीजिए कि पीड़िता और हाथरस की घटना को लेकर क्या कलर देने की कोशिश की जा रही है। कुछ इस तरह से कोशिश की जा रही है कि जैसे पहले तो उन्होंने एक बात चलाई कि जिस लड़की का ऑडियो वीडियो दिखाया या वायरल हो रहा है, वो लड़की असल में यूपी की है ही नहीं, वो चंडीगढ़ की है। फिर कहने लगे कि लड़की के साथ किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती हुई ही नहीं। फिर कहने लगे कि लड़की के साथ किसी तरह की उसकी जबान काटना वगैरह, ये बिल्कुल ही ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं। अब वही लोग मृत्यु के पश्चात भी पीड़िता को और ज्यादा प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। यह कितनी ही हमें और ज्यादा आहत करने वाली और लोगों की भावनाओं को, जन भावनाओं को और ज्यादा संतप्त करने वाली चीज है कि वह पीड़ित की मृत्यु के पश्चात भी उसे प्रताड़ित करते हुए उसके चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश सुधीर चौधरी जैसे बीजेपी के प्रवक्ता, जो खुद को पत्रकार कहते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें और एक बात है कि ये जो लोग हैं सारे हाफिज सईद का जिक्र निकालते हैं ताकि
लोगों को ऐसे लगे कि ये सारा इंटरनेशनल लेवल से कहीं चल रहा है। हम आपको फिर समझाने की कोशिश करें कि जब भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र का मामला हुआ तब भी बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसा ही अनुमान निकाला कि कोई नक्सली संगठनों ने इनको फंडिंग किया है। यानी कि जब कभी बीजेपी के अगेंस्ट कोई बात चलती है तब बीजेपी और बीजेपी की गवर्नमेंट इस तरह की बयानबाजी देकर एक अलग ही खलबली मचाने की कोशिश करते हैं। अब ये खलबली मचाने की कोशिश करने वाले जो लोग हैं, ये लोग जो मुस्लिम भाई है उनको ही मुजरिम के कटघरे में, तो ये सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो ये सारा क्यों चल रहा है, क्योंकि एक बार तो खैरलान जी को लेकर जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस घटना को लेकर बड़ी कड़ी निंदा की जा रही थी, वैसी ही हाथरस को लेकर आज विश्व भर में भारत और भारत का सरकार चलाने वाले मोदी के खिलाफ एक प्रदर्शन चल रहे हैं। तो जो लोग आज मोदी की कड़ी निंदा कर रहे हैं, बीजेपी की कड़ी निंदा कर रहे हैं, कल को इंटरनेशनल कोर्ट में या इंटरनेशनल ह्यूमन कमीशन में यह बात चलती है और अगर लोग सवाल पूछते हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन कमीशन या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस बात के लिए अगर मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए अगर वो सवाल पूछेंगे कि मोदी जी आप तो बड़े वीडियो स्प्रेड करते हो कि आपने दलित के पैर धो लिए, आप तो वीडियो बड़े पहले तो आप स्प्रेड कर रहे थे, वायरल कर रहे थे कि अगर आपको गोली चलानी है तो मुझ पर चलाइए, दलित भाई पर मत चलाइए, अगर आपको कुछ मारना है तो मुझे मारिए, मेरे दलित भाई को मत मारिए, अगर आपको ज्यादती करनी है तो मुझ पर कीजिए, मेरे दलित भाइयों पर मत कीजिए। ऐसा कहने वाले मोदी जी आप तो एनआरआई और विदेशी लोगों के सामने आकर बड़ी डींगे हाँकते हो, किंतु आपके चलते आपके राज्य में आपके पार्टी का शासन, खासकर जिस राज्य में चल रहा है उस राज्य में हाथरस जैसी इतनी बड़ी घटना घटी। मोदी जी आप क्या कर रहे थे, तो इंटरनेशनल कोर्ट के सामने बयान देने के लिए वो अब से माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि ये घटना कोई सहज स्वाभाविक घटना नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल सोची समझी चाल है, ये हमें बदनाम करने की चाल है और इसे इंटरनेशनल संगठन फंडिंग देकर जानबूझकर यहाँ का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बड़ी चालें चलते हैं ये लोग। अब आपको सोचना है, जितने भी हमारे उत्तर भारत के भाई हैं, यूपी के, गुजरात के या एमपी के या जितने भी हैं, इन सभी भाइयों को यह सोचने की जरूरत है कि भाइयों ये सारा जिस तरह से खेल चल रहा है कि ठाकुरों में बड़ी गर्मी होती है, सवर्ण परिषद नाम की कोई परिषद आती है और वो कहती है कि हम हमारे सवर्ण बच्चों को बचाने की कोशिश हर तरह से करेंगे। जो वाल्मीकि भाई खुद को हिंदू कहलाता है, अब उन्होंने भी सोचना होगा कि अगर सवर्ण परिषद आपके विरोध में है, सवर्ण परिषद अगर अभियुक्तों के समर्थन में है, इसका अर्थ यह है कि वह वाल्मीकि को हिंदू बिल्कुल नहीं समझते, वह वाल्मीकि को अभी भी दलित ही समझते हैं। और एक बात अहम है जो सभी हमारे उत्तर भारत के दर्शकों को पता चले कि एबीपी न्यूज की एक पत्रकार बात कर रही थी और बहुत वाहवाही हो रही थी, हमने भी की। हमें लगा कि अरे ये ऐसे कैसे चल रहा है कि जो एबीपी न्यूज, जिसे लोग बीजेपी न्यूज तक बोल रहे थे, जो एबीपी न्यूज बार बार बीजेपी की ही न्यूज चलाता है, वो एकदम से पुलिस से भिड़ रही है उनकी पत्रकार बहन, और पुलिस से भिड़कर बोल रही है कि आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते, आपको ऑर्डर किसने दिया है, डीएम ने दिया है। वो निधि भारद्वाज नाम की कोई कलेक्टर उनसे बात करती है, वो उनसे भी जूझने लगती है। तो हमें अचरज सा होता है, किंतु भाइयों राजनीति यहीं पर है। जितने भी पत्रकार वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं कि हमें पीड़ित के फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा है, हमें पीड़ित के पास जाने नहीं दिया जा रहा है असल में। और वो कह रहे हैं कि पुलिस कोई ऑर्डर नहीं दिखाती, जो वहां के डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिस्टर प्रवीण कुमार, वो ऑर्डर नहीं दिखा रहे हैं। यह सोचने वाली बात है कि मीडिया जानबूझकर आपको पुलिसकर्मी और डीएम तक ही सीमित रख रही है। यानी कि सोशल मीडिया पर जितने भी लोग अपना जो भी क्रोध है
अपनी जो बहुत ही आपकी जितनी भी भावनाएं हैं, वह सारी भावनाएं, आपका सारा गुस्सा आप सिर्फ पुलिस कर्मियों पर निकाले। कुछ इस तरह से एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि हाथरस जिले की जो पुलिस है, जितने भी पुलिस कर्मी हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, या वहाँ का जो डीवाईएसपी है, एपीआई है, पीआई है या एसपी है, ये अपने मन से क्यों करेंगे? अगर ये किसी की ऑर्डर से कर रहे हैं तो वो ऑर्डर किसकी है? हमें बजाय पुलिसकर्मी पर अपना गुस्सा दिखाने के, पुलिसकर्मी को ऑर्डर देने वाली जो योगी सरकार है, उस योगी सरकार से सवाल पूछने पड़ेंगे। पत्रकार योगी का नाम नहीं ले रहे हैं, पत्रकार सिर्फ पुलिस का नाम ले रहे हैं। पत्रकार सिर्फ और सिर्फ वहाँ वो डीएम का नाम ले रहे हैं, वो निधि भारद्वाज का नाम ले रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की लीडर, मान लीजिए कि प्रियंका गांधी की गिरेबान पर कोई हाथ डालता है। ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर की गिरेबान तक हाथ जो पुलिसकर्मी डाल सकते हैं, वो पुलिसकर्मी आम लोगों की बहु बेटियों के साथ किस तरह से पेश आ सकते हैं? अब जो लोग पुलिसकर्मी इतनी हिम्मत दिखाते हैं, वो क्या अपने आप दिखाएंगे? क्या उन्हें कोई डर नहीं है? यह बात बड़ी सोचने लायक है कि वो जो हिम्मत दिखा रहे हैं, वो बाय द ऑर्डर दिखा रहे हैं। तो पत्रकार सिर्फ पुलिसकर्मियों को क्यों ब्लेम दे रहे हैं? पुलिसकर्मी जिनके रिमोट पर काम कर रही है, उस योगी को क्यों कटघरे पर खड़ा नहीं किया जा रहा? इस बात के लिए सोचना होगा, क्योंकि ये 2-4 दिन का आंदोलन तो चलेगा। 2-4 दिन लोग 100-150, इसने इतनी गाड़ियां निकाली, उसने उतनी गाड़ियां निकाली, कोई 100 गाड़ियां लेकर गया, कोई 150 गाड़ियां लेकर गया, ये सारी बातें चलती रहेगी। लेकिन जिस तरह से सवर्ण परिषद उस गांव में, उस जिले में एक माहौल क्रिएट कर रही है, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसके बाद राजपूत ऑफ इंडिया नाम का एक फेसबुक पेज है, इंग्लिश में टाइप किया हुआ राजपूत ऑफ इंडिया नाम का जो फेसबुक पेज है, इस पेज पर जरा जाइए। इस पेज पर जितने भी वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, वो यहाँ के भारत के समूचे पिछड़े वर्ग के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ एक तरह से वातावरण भड़काने की, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और राजपूत ऑफ इंडिया जैसे पेज पर सवर्ण लोग खुलकर आकर यहाँ के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ अपनी राय रख रहे हैं। और वो इतनी तिरस्कारपूर्ण है, इतनी घृणापूर्ण है कि वह घृणापूर्ण जो बातचीत है, कल को वो इसी बातों के आधार से जो माहौल क्रिएट करेंगे। एक सवर्ण परिषद का आदमी वीडियो पोस्ट करके कहता है, मैं डरता नहीं हूं किसी से, सवर्ण भाइयों एक हो जाओ, हमें हर हालत में हमारे बच्चों को बचाना है। बीजेपी का एक नेता कहता है कि ये सारी लड़कियां बाजरे के खेत में और गन्ने के खेत में ही क्यों जाती है? अभी भी उनकी जबान फिसल रही है, अभी भी वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम कैंडल निकाल रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हमारे उत्तर भारत की सभी भाइयों से अपील रहेगी, हम हमारी तरफ से तो जितना हो सके उतना कर रहे हैं और यहाँ करेंगे भी। लेकिन उत्तर भारत के, यूपी के हमारे जितने भी भाई हैं, हम उनसे को एक अपील करना चाहेंगे। राजपूत ऑफ इंडिया जैसे फेसबुक पेज जो है, इन पेजेस पर साइबर क्राइम के अंतर्गत हमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू एट्रोसिटी एक्ट, यहाँ पर जितने भी लोग एंटी एससी और एंटी एसटी जो पोस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमें यह सारी चीजें बतानी पड़ेगी और उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर माहौल ऐसे ही चलते रहा और हम सिर्फ इस नेता ने 100 गाड़ियां निकाली और उस नेता ने 200 गाड़ियां निकाली, यही डींगे अगर सोशल मीडिया पर हाँकते रहे, तो वो एविडेंस इकट्ठे करते जाएंगे और जितने एविडेंस वो इकट्ठे करते जाएंगे,
जैसे खैलांजी में हुआ, जैसे उन्नाव में, कठुआ में हुआ कि उन्नाव और कठुआ में भी बीजेपी के विधायक अभियुक्त के आरोपी के समर्थन में मोर्चे निकाल रहे थे। वही मोडस ऑपरेंडसी आज भी दोहरा रहे हैं वो हाथरस में, और इस तरह से शायद वह यह केस भी जीत जाएंगे। आई एम डैम सीरियस। इस तरह से वह केस भी जीत जाएंगे। और हम क्या करेंगे? हम ज्यादा से ज्यादा धिक्कार करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा कड़ी निंदा करते हैं। शेम ऑन बीजेपी, शेम ऑन बीजेपी हैशटैग ट्रेड चलाएंगे। लेकिन एविडेंस कौन इकट्ठे करेगा? एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे, और कानूनन जो लड़ाई लड़नी है उसके लिए अब से तैयार रहना पड़ेगा। जितने भी लोग हमें अगर लगता है, क्योंकि अगर हम राजपूत ऑफ इंडिया जैसे फेसबुक पेज पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, कानूनन कार्रवाई अगर नहीं की, तो उनकी हिम्मत और बढ़ेगी और वो एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिस प्रेशर की वजह से जो पीड़ित के हक में बयान देने के लिए लोग तैयार है, शायद वो भी लोग शायद साइड ट्रैक हो जाए। अगर उन लोगों का ढाढ़स बंधाना है, अगर उन लोगों को हिम्मत देनी है, तो ज़रूरत है कि हमें कानूनन ये जिस तरह का माहौल सोशल मीडिया पर क्रिएट करने की कोशिश सवर्ण परिषद के लोग, ठाकुर और राजपूत इंडिया, मैं फिर कहूँगी राजपूत इंडिया जो अंग्रेजी में टाइप किया हुआ है, ऐसे जो पेजेस है, ये पेजेस जानबूझकर एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। हमें ज़रूरत है इन लोगों से अब सतर्क रहने की। भाई और बहनों, बहनें और बेटियां हमारी भी है, हमारे घर में बेटियां हैं, आपके घर में बेटियां हैं। हमारे घर में जो बेटी पैदा होती है, आजकल उस बेटी के साथ डर भी पैदा हो रहा है। वह डर लेकर जब हम जी रहे हैं, तो हर एक घटना, कभी उन्नाव होगा, कभी कठुआ होगा, कभी हाथरस होगा, तो हम क्या सिर्फ कैंडल मार्च निकालेंगे हर बार? यानी कि जब प्यास लगी तब कुआं खोदेंगे क्या? उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे। ज़रूरत है इन सारी चीज़ों का एक जवाब देने की, और वो जवाब कानूनी लड़ाई लड़कर देना पड़ेगा। जो लोग दबाव तंत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। शायद आप हमारी यह कोशिश समझ पाए कि किस तरह से ये सुधीर चौधरी जैसे, अर्नब गोस्वामी जैसे, अंजना ओम कश्यप जैसे लोग हाथरस जिले की सिर्फ पुलिसकर्मी तक उनको ब्लेम करके यह चीज़ एक दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसकी जो भी कोई चीज़ है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो योगी तक ना जाए। हमें पुलिस को टारगेट नहीं करना है, हमें पुलिस से भी ज़्यादा इस पुलिस को ऑर्डर देने वाली यूपी की जो होम मिनिस्टर है, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है, यूपी के शासन में जो बैठे लोग हैं, उन लोगों को जवाब मांगना है, उन लोगों को दोषी करार देना है, क्योंकि आरोपी को समर्थन करने वाले लोग भी, हमें आरोपी करार ही उनको देना पड़ेगा। मुजरिम का साथ देने वाले भी मुजरिम ही होते हैं। और अगर योगी गवर्नमेंट में बैठे बीजेपी के विधायक और बीजेपी के नेतागण अगर इस बात में अगर वह बार बार अगर उनका साथ दे रहे हैं, तो उनको भी सह आरोपी बनाने की ज़रूरत है। शायद इस बात पर लोग सोचेंगे। जितना हो सके यह सारी बात हम हमारी तरफ से रखने की कोशिश करेंगे। हमने हमारी तरफ से महाराष्ट्र में राजपूत ऑफ इंडिया के खिलाफ आज साइबर में एफआईआर दर्ज की है। चाहिए कि और ज़्यादा एफआईआर ऐसे लोगों के खिलाफ जानी चाहिए जो लोग एंटी एससी और एंटी एसटी जानबूझकर पोस्ट करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम सभी इस लड़ाई में एक साथ हैं
और हम सभी इस लड़ाई के साथी हैं। हम सब डटकर लड़ेंगे, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे भी, हम बचेंगे भी और हम जीतेंगे भी। जय भीम।